नाइट्रोजन ऑफ नियॉन ऐसे होता है। फिर इसके नीचे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सॉरी सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऐसे होता है। आर्गन कर सकते हैं, ऐसे होता है ना। इसलिए पीरियोडिक टेबल में हमने ये डायग्राम ऐसे बनाने की कोशिश किया है, ये देखिए, इसलिए हमने ऐसे बनाया है भैया कि आपको याद रहे पीरियोडिक टेबल में कि कौन सा पैटर्न होता है, किस टाइप से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन को हम लोग परमाणु भार की गणना नहीं कर सकते हैं। अब यह कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है वो होता है परमाणु भार गुणे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 लगभग, ये याद रखिएगा लगभग। अब बोलोगे सर ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में, शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, सीपी सीवी पढ़े हो, क्वेश्चन भी आया था ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। 2021 में नीट में क्वेश्चन भी था कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, पढ़ाया था मैं, पिछले साल भी पढ़ाया था। तो परमाणु भार बराबर विशिष्ट, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए भैया ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम को। चलिए भाई आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन कराया था क्या आपका, जो 2016 का क्वेश्चन था नीट का, दिखाओ तो कहां तक हुआ था, नहीं हुआ है। ये बहुत पुराना 2016 नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, एक्चुअली कल वहां पे भिलाई में था, तो वहां से कुछ स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हुए हैं मोल वोल, तो शायद इसको कर भी लोगे। क्वेश्चन लिखिए भैया, एक यौगिक में X तथा Y अभिक्रिया करके, X तथा Y अभिक्रिया करके दो यौगिक XY2 तथा X3Y2 का निर्माण करते हैं, आगे लिखिएगा। यदि 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम है, XY2 का भार 10 ग्राम है, तथा 0.05 मोल X2Y3 का भार, X3Y2 का भार 9 ग्राम है, तो X तथा Y का परमाणु भार क्या होगा, X तथा Y का परमाणु भार क्या होगा, निकालिए भैया। पहले कोशिश करिए फिर मैं बता रहा हूं। ये 2016 नीट का क्वेश्चन है भैया, 2016 नीट का क्वेश्चन है। नीट 2 बार हुआ था 2016 में, तो सेकंड फेज वाले का ये क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ट्राई करिए, कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं आपको।
हाँ जी, क्या हुआ? बोलो भाई, टाइम मत लो, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। हाँ, सिर्फ फार्मूला आधारित क्वेश्चन है। 2016 कितना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होने वाला है। आप थ्योरी पढ़ते रहो, पूरा जीवन भर पढ़ते रहो, जब तक उस थ्योरी और फार्मूले का इस्तेमाल करना नहीं जानोगे तो कैसे हो पाएगा कंपटीशन। टाइम नहीं लॉस करिए। आ रहा है तो बोलिए, किसी को आ रहा है? कोई कोशिश कर पाएगा? नहीं कर पाओगे तो क्यों टाइम ले रहे हो फालतू का। एकदम 2016 नीट का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान के चलिए भाई, अगर हमारे पास वाटर है और आपसे बोल दो कि जल का बताइए अणुभार क्या है, तो आप लिखोगे सर 2H प्लस ऑक्सीजन बराबर 18 होगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार है, ये ऑक्सीजन का परमाणु भार है। तो अगर एक यौगिक का अगर अणुभार निकल जाएगा तो उसके हम परमाणुओं में तोड़ के अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है कि हमको पता है कि सर मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये फार्मूला बहुत पुराना है भैया। तो मोल आपको दे रखा है 0.1 और भार दे रखा है आपको 10 ग्राम, और यहाँ पे आपको निकलेगा अणुभार। तो अगर इसके अणुभार की बात करेंगे तो बोलोगे कि सर इसका अणुभार होगा आपका 10/0.1 यानी कि 100 हो गया। और इसका जो अणुभार होगा इसका हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 100 होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई। अरे जैसे हमने वाटर का अणुभार की बात किया हमने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2H प्लस एक ऑक्सीजन है तो वो कर दिया प्लस बराबर 18 कर दिया। उसी तरह से जब इसका अणुभार निकल आया 100 इस यौगिक का, तो इसमें x परमाणु है y परमाणु है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर कहोगे कि मोल बराबर भार बटे अणुभार, तो आपका जो अणुभार यहाँ निकलेगा वो बोलोगे कि अणुभार बराबर हो जाएगा 9/0, ये हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा। 5 का 9 5 40। इसका जो अणुभार बनेगा वो बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। बोलिए जी। अब x y जो क्लास 9 और 10th में हमको बताया गया था ना, x प्लस y बराबर 10 है और दूसरा x प्लस 2y बराबर 20 है, तो बताइए x y की वैल्यू क्या होगी? शायद अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा हो तो अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर ये 1 को 2 यहाँ पे लिख दो आप। x प्लस 2y इक्वल टू 100 कर दोगे। ये इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ निकाला है आपने, इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2x बराबर 80 हो गया, x बराबर 40 हो गया। यानी x का जो आपका परमाणु भार है वो कितना है? 40 है। भैया ये वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे उसमें रखो। चलो मैं इस वाले में रख दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा आगे ये फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो x की वैल्यू तो आ गई है 40, तो 40 प्लस 2y बराबर 100 हो जाएगा। 2y बराबर 40 माइनस 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30। भैया साफ साफ वहां पे ऑप्शन था 40,23, और भी ऑप्शन थे 40,20, और भी ऑप्शन थे 30,20, और भी ऑप्शन थे 40,50। तो जिनको पता हो गया, जिन्होंने निकाल दिया, 1 मिनट में आंसर आ जाता है। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ,
इसलिए काफी लंबा जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे एकदम सिंपल सा फार्मूला है भैया, सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम लोगों ने कम से कम 100 बार बताया और आपने पढ़ा भी। अब उस फार्मूले का यूज का अणुभार नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, अणुभार निकाल के ये फंडा लगा सकते थे, बोलो, नोट करिए। चलो मैं पढ़ा देता हूं अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। देखो इस अवोगाद्रो के नियम को कहोगे तो इसे लैंग्वेज में बता दूंगा, है ना, तो रटने वाले विद्या हो जाएगी, रटना नहीं है, आपको फील करना है। भैया इस नियम में ये बोला गया कि अगर मान के चलिए कि समान आकार के आयतन के दो बर्तन हमने लिया है, इसमें हमने गैस को भर लिया है, चलो भाई इसमें गैस को भर लिया है, लेकिन दोनों गैसें अलग अलग है, ये गैस ए है, यहाँ पे हमने जो गैस लिया है वो मान के चलिए गैस हमारा बी है। तो बोला गया कंडीशन, अवोगाद्रो के नियम में बोला गया कि अगर मान लीजिए इस गैस के अंदर का जो प्रेशर है और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो दोनों क्या हो, समान हो, समान हो, यहाँ का जो टेम्परेचर हो, यहाँ का जो टेम्परेचर हो क्या हो, समान हो, आयतन यहाँ का और यहाँ का आयतन जो हो समान हो, तो फर्स्ट गैस का कणों की संख्या, गैस के कणों की संख्या बराबर सेकेंड गैस के कणों की संख्या भी समान रहेगी। यही है आपका अवोगाद्रो का नियम। अगर इसको भाषा में बोलोगे तो भाषा में ऐसे कह सकते हो कि समान ताप दाब आयतन में दो गैसों में कणों की संख्या समान होती है, समान होती है। अगर रटना चाहते हो तो रटो भाई, लेकिन अगर आप लंबे समय तक फील करना चाहते हो तो ये नियम को अपने दिमाग में बैठा के रखो। दोनों तरीका बता दे रहा हूं, जो मंद बुद्धि है वो याद कर सकते हैं, रटना मारे हैं, और रटने वाली चीज कभी काम नहीं आएगी आपको। अगर आप फील किए हुए हो तो आपको फील करवा दिया हमने कि भैया दो गैस हैं, उनका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, समान है, तो उनमें जो गैसों का जो कणों की संख्या होगी, यहाँ जो गैसों के कणों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो एक वर्ड में ये भी बोला जाता है, टिक करके बता दे रहा हूं अवोगाद्रो के नियम में, कि यहाँ पे एक वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो कणों की संख्या के, मोलों कह सकते हो, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इतना याद रखिए, ये भी आपका अवोगाद्रो का नियम है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। बहुत स्लो होता हो तुम्हारे क्लास में, मोलरता है जैसे मान के चलिए, अगर देखिए हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ये चैप्टर को जो पढ़ाऊंगा विलियन, तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो भी अगर हम लोग विलियन की बात करें, मान लीजिए एक बर्तन है, यहाँ पे हमने विलियन लिया हुआ है, तो विलियन में कितने घटक होते हैं, बाप रे, ये भी नहीं पता है कौन कौन से विलियन है। तो विलियन में आपका विलेय होता है और आपका विलायक होता है। चलो भैया बोलो विलेय क्या होते हैं, चलो हो गया, टाइम नहीं है, बताओ भाई विलेय क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलेय मुंह खोल के बोल दिया करो, विलेय क्या होते हैं, विलेय, विलियन में भूलने की क्षमता, रट्टा मार दिया, विलेय क्या होते हैं, एक वर्ड में जवाब दो, चलो नहीं पता है, विलेय क्या होते हैं, बाप रे पूरा क्लास, विलेय क्या होते हैं भैया, पीछे विलेय क्या होते हैं, पीछे विलेय क्या होते हैं, सबसे पीछे बताओ, आगे नेक्स्ट बताओ विलेय क्या होते हैं, पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा है, बह रही हो,
हाँ, कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही है, लग रहा है मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ। पीछे बोलो भैया विलेय क्या होते हैं, आगे विलेय क्या होते हैं, विलेय, ओके विलेय, हाँ मुंह खोल के बोल दो, ओके विलेय क्या होते हैं, चलो आप बताओ किनारे पे दूध और पानी में विलेय क्या है, आप बता दो। हाँ बैठ के बोलो ना, बैठ जाओ पहले, मुंह खोल के बोल दो, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो आप। हाँ अमाउंट क्या, ये कुछ लोगों ने जवाब दिया। विलेय और विलायक की अगर बात करें तो विलेय क्या होता है, सिर्फ बोलोगे कि सर जो मिक्सचर होता है जो कम मात्रा में हो, बस एक वर्ड में जवाब होना चाहिए कि जो कम मात्रा में होगा वो हमारा बनेगा विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में हो वो विलायक है। बस हो गया, घुलने की क्षमता हो, ये हो वो हो, सब कहानी ना बका करो, एक वर्ड में जवाब दो सर जो कम रहेगा। जैसे अगर दूध और पानी का अगर बात कर लिया जाए तो क्या होगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पानी, ऐसा नहीं है भैया, वो तो डिपेंड करेगा दूध वाले पे ना। तो टाइम पैसा मिल रहा है अगर, तो आपका जो दूध होगा वो विलायक रहेगा, है ना। टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा रोक दे रहे हो या आधा पैसा दे रहे हो, तो फिर दूध आपका बन जाएगा क्या, विलेय, पानी ज्यादा हो जाएगा। तो दूध वाले पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे विलेय और विलायक में बस एक वर्ड बोलोगे सर, जो मिक्सचर रहेगा, जो आपका विलयन रहेगा, विलयन के अंदर जो कम मात्रा में रहेगा वो बन जाएगा हमारा विलायक। तो विलायक को अगर हम लोग बात करें किसी विलयन में कि कितनी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी को अगर हमको प्रदर्शित करना है तो उसको प्रदर्शित किया जाता है सांद्रता के पद में, ठीक है। तो आप लोगों का जो विलयन हम लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं विलयन की सांद्रता, दरअसल विलयन की सांद्रता नहीं है, वो होता है सिर्फ इसके बारे में विलायक। तो पूरा चैप्टर ही जो आप लोग विलयन पढ़ोगे ना, तो विलयन चैप्टर तो बनाया गया, दरअसल वो पूरा चैप्टर आपको विलय के बारे में ही होता है। विलय को ही लेकर टारगेट करेंगे। वाष्प दाब में अवनमन हो गया आपका, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया आपका, परासरण दाब हो गया आपका, विलय अगर कम है ज्यादा है तो परासरण दाब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ते हो, सिर्फ विलय पढ़ते हो। कहाँ ख्यालों में डूबी है, कहाँ देख रहे हो, उधर पूरा क्लास को समझा रहा हूँ, वो उधर देख के ख्यालों में डूब गई एकदम, बाप रे। जब यहाँ ये हाल है, मैं राक्षस के जैसे सवार हुआ हूं सर पे, तब यह हाल है, तो घर में कौन रहता होगा। इतना नहीं भैया, इतना लूज आपका कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। मैं तो विलय का मात्रा जो कम मात्रा में वो विलय हो गया, और विलय जो विलयन में उपस्थित होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सांद्रता। तो भैया सांद्रता को हम लोग जो पढ़े हुए हैं, आप लोग एकदम शॉर्टकट तरीके से चल रहा हूँ, वो सांद्रता को या तो प्रदर्शित करते हो किससे, मोलरता से, कैपिटल एम से, या उसी सांद्रता को प्रदर्शित करते हो आप किससे, मोललता से यानी कि स्मॉल एम से, या उसी सांद्रता को प्रदर्शित करते हो आप लोग किससे, नॉर्मलता से यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हो। तो अब एक हम सिर्फ फार्मूला अभी बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल में हम लोग जब विलयन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग मोलरता की बात करें भैया, तो मोलरता बराबर जो होगा फार्मूला, देखिए हमने क्या बोला कि मोलरता जो है सांद्रता है, और सांद्रता भी किसका, विलय का। तो सारा कुछ हमको विलय के बारे में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो मोलरता होता है ना, यहाँ पे आपका जो फार्मूला बनेगा विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। देखो विलय आ गया कि नहीं आ गया, विलय ही आता है फार्मूले में। अब बटे पूरा जो विलयन है उसका कुल आयतन में कितना विलय है, कितना विलय के मोल है, जो आपका विलयन का कुल आयतन है।
मान लीजिए 100 ml है आपका विलयन पूरा का पूरा, उस 100 ml में कितने मोल विलय के हैं, तो विलय का मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, लेकिन किसमें, लीटर में होता है। या इसी को बोल सकते हो मोल बराबर होता है भार ग्राम में बटे अणुभार और गुणे आयतन। अगर आयतन मान लीजिए ml में है तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे, ये बन गया आपका मोलरता का फार्मूला। ये पहला है। दूसरा अगर बात करें मोलरता की बात करें, हम लोग मोलरता की बात करें, स्मॉल एन की बात करें, फिर से देखिए मोलरता किसका है भैया, सांद्रता है, किसके लिए, विलय के लिए है। तो बार बार आप लोग विलय को ही टारगेट करोगे, तो विलय के मोलों की संख्या, देखो भैया मोलों की संख्या यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है यहाँ पे, विलायक लिया जाता है, टोटल विलायक जो आपने पानी लिया उसमें आपने मान लीजिए चीनी को घोल दिया है, तो चीनी का कुल मोलों की संख्या या नमक का मोलों की संख्या बटे उस पानी का, ये विलायक माने जो ज्यादा मात्रा में होगा, विलायक का भार लिया जाता है, लेकिन किलोग्राम में। अगर यहाँ पे फार्मूला को आगे बढ़ाओगे तो विलय, देखो मोल बराबर फिर से लिखा वही चीज कि भार या ग्राम में बटे अणुभार और गुणे विलायक का भार हो गया भैया, विलायक का भार। यहाँ विलायक लेते हो, यहाँ क्या लिया था हमने, विलियन लिया था, विलायक का आयतन लिया था, यहाँ पे विलियन का आयतन लिया था, यहाँ विलायक का क्या ले रहे हैं हम लोग, भार ले रहे हैं। अगर ये ग्राम में होगा भैया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, फिर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। फिर तीसरा देख लीजिए आपका नॉर्मलता। अगर नॉर्मलता की बात करें कैपिटल एन, तो भैया नॉर्मलता बराबर हमने उस दिन भी बताया था, फार्मूला शायद बताया था, है ना। यहाँ पे भी विलय ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपका विलय के तुल्यांकों की संख्या लेते हैं, तुल्यांकों की संख्या बता चुका हूं, क्या होता है फार्मूला तुल्यांकों की संख्या बराबर परमाणु भार अणुभार बटे, हाँ वो तुल्यांकों की संख्या क्या बोला था फार्मूला, हाँ चुप रहोगा, बोलना मत, दांत तोड़ दूंगा। और कोई बोलो, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या बोला था, हाँ भाई बोलो, अणुभार बटे तुल्यांक की भार। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे यहाँ होता है विलयन का आयतन, पहले वाले के जैसे। भैया पढ़ो, है ना, चमत्कार नहीं होते हैं, जादू नहीं होता है, पढ़ाई करके आया करो, नालायक नहीं करो। वे तुल्यांकों की संख्या बताया था भार बटे तुल्यांकी भार। सब फार्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आप पढ़ो या ना पढ़ो भैया वो आपकी मर्जी, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे तुल्यांकी भार पढ़ाना शुरू किया हुआ था, मैंने इसी साइड में लिख दिया था कि जैसे देखो मोल को लिखते हैं उसी तरह तुल्यांकों की संख्या भी लिखते हैं। नहीं, सब याद आ रहा है लेकिन बता नहीं पा रहे, गलत बात है ना। याद मैं कब तक याद करवाता रहूंगा आपको जो कॉपी में एक बार पढ़ाया जाता है भैया, मैं आपको 3-3 बार पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसके बाद थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, प्रेशर है सिलेबस का। एक एक चीज को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ा रहा हूं, तब भी नहीं बता पा रहे हो। ये साहब जो तुल्यांकी भार का फार्मूला बता रहे हैं, अणुभार बटे संयोजकता, तुल्यांकी भार नहीं बता रहा, तुम्हें इतना ही नहीं पता है कि तुल्यांकों की संख्या पूछ रहा हूँ। तुल्यांकी भार अलग होता है, तुल्यांकों की संख्या अलग होता है। ये तुल्यांकों की संख्या को हमने तुलना भी किया था, तो मोलों की संख्या जैसे बोला जाता है उसी तरह तुल्यांकों की संख्या होता है, वहां अणुभार होता है, इसमें तुल्यांकी भार होता है। सब कॉपी में लिखा हुआ है। तुल्यांकी भार हो जाएगा भैया यहाँ पे, और आपका यहाँ आयतन हो जाएगा किसमें, लीटर में। या अगर लीटर में नहीं करोगे, अगर इसको ml में कर दोगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। ये एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो आपका टोटल आपका देख रहे हो, ये 3 फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले को दोबारा से फिर से पढ़ना पड़ेगा जब हम लोग विलयन वाला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए और बार बार मत चिल्वाइए। आप नहीं समझ रहे हो, आपको गड़बड़ी हो जाएगी,
कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए भैया, एमबीबीएस ना हो जाए तो वेटनरी निकल जाए आपका, बीएमएस निकल जाए आपका, बीडीएस निकल जाए आपका, और कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट में चले जाओ। अगर इतना पढ़ने के बाद अगर आपको बीएससी ही करना पड़ जाए, अगर आपको बाद में जाकर कहीं नर्सिंग करना पड़ जाए, तो क्या मतलब है 1 साल पढ़ने का? बिना पढ़े घर पे बैठ के अगर थोड़ा सा 2-2 घंटा पढ़ोगे तो नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएससी का एग्जाम हो गया, तो ऐसे पास कर लोगे आप। इसलिए मैं इतना जूझ रहा हूं आपके साथ में कि अगर एमबीबीएस, ठीक है यार एमबीबीएस होना ही चाहिए, बाय द वे एमबीबीएस में नहीं होता है तो एक ऐसा सेटिस्फैक्टरी कैरियर मिल जाए आपको कि जिसमें भी आपको खुशहाली मिल जाए कि हाँ ठीक है यार एमबीबीएस नहीं हुआ, चलो वेटनरी कर रहे हैं, एमबीबीएस वो भी होता है जानवरों का। ये अगले क्लास से एक रूल लगा रहा हूं, सबका नंबर आएगा, हर एक को अपने एक टॉपिक को याद करके आइएगा, या स्पीच के लिए 10 मिनट आप यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ये चीज मैं किसी को बोलूंगा, सबको अपना अपना रेडी रखना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक को कॉमन नहीं होना चाहिए टॉपिक। हाँ जी, हाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, अपनी मर्जी से दीजिएगा, जो भी टॉपिक पे आपको बोलना पड़ेगा 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आके क्लास के सामने खड़े होके बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो आपका एकदम बोले ना जंग लग गया है ना, वो जंग खत्म होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत खतरनाक रूप ले लेगा आने वाले वक्त में। देखो इसी में अगर फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये बताइए, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि मोल बराबर होता है m गुणे v, तो क्या दिक्कत क्या है? बोलो भाई, मोल बराबर होता है m गुणे v, कहां से आ गया? बताओ भैया कहां से आ गया, कहां से आया तुम बताओ? हाँ कहां से आया ये mv, कहां से आ गया तुम बताओ? mv कहां से आ गया मोल बराबर? अरे हमने सिर्फ तिरछा गुणा कर दिया भाई, कई लोग भौचक्कियाए पड़े हैं ना, चेहरा 12 बजा हुआ, मैं देख रहा हूँ चेहरे पे कि कहां से कर दिए, सब क्या हो गया, ऐसे आके बाल देख रहे हैं। अरे पागल, यहाँ पे देखो ना विलय के मोलों की संख्या है ना, तो हम यहाँ पे मोल बराबर लिख दिया हूँ, ये मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये आयतन है, तो उसी को तिरछा गुणा तो कर दिया था, भौचक्किया क्या हुए आप लोग, सिंपल सा तो फार्मूला दिया हो, तो मोल बराबर ये भी तो कर सकते हो, या यहाँ पे आप कह सकते हो कि तुल्यांकों की संख्या बराबर n इंटू v नहीं कर सकते हो क्या? बोलो भाई, तुल्यांकों की संख्या बराबर n इंटू v, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, दिमाग में बैठा कर रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो ये एक टॉपिक और मैं पढ़ा ही देता हूँ, और टॉपिक है हमारा अनुमापन, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बताओ भैया, अनुपापन क्या आप पढ़े हो कभी? टाइट्रेशन पढ़े हो? हाँ जी बोलो, टाइट्रेशन पढ़ा है कभी? हाँ या ना? ऐसे एक पाइप लिया रहा होगा कांच का, फिर यहाँ पे हल्का सा ऐसे ही पतला सा रहा होगा, यहाँ से खुला रहा होगा, यहाँ पे ऐसे आपका घुमाने का लगाता है, घुमाने के बाद क्या होता था? तो बताओ ना, बोल रहे हो नहीं बोलेंगे सर, ये क्या था? अनुपापन, ये टाइट्रेशन नहीं किए थे, ये खोलने और बंद करने के लिए लगा था, तो इसका नाम हो जाता है स्टॉप और बंद करने वाला, तो स्टॉपर बोलते हैं इसे, स्टॉप करने या बंद करने वाला। इसमें फिर से आप लोगों को दिखाया गया वो कि ऐसे यहाँ पे निशान बना रहता था, देखा है कि नहीं देखा था?
अब कैसे याद आ रहा है? कैसे याद, कितना याद करवाऊंगा भैया? हाँ, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना जो आपकी, तो ये तो बहुत खतरनाक है। तो इस पाइप को क्या बोलते थे? हाँ, सॉरी सर, सॉरी। हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या बोलते थे भैया इसको? तो आज भी ड्यूरेट ही बोलेंगे। बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना होती है पढ़ाई लिखाई। वजह क्या, ध्यान नहीं देना चाहते हो आप। फिर इसको आप लोग यहां से ऐसे साइड में एक स्टैंड लगा दिए रहे हो। बताइए, सब कुछ याद करवाना पड़ रहा है आपको। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहता रहा होगा ऐसे, और उसी के ऊपर क्या रहता था? एक, हाँ, जो भी कॉनिकल फ्लास्क रखते थे या बीकर रखते थे, हम बीकर रख दे रहे हैं, बीकर रहता था यहाँ पे। ये सब देखा है ना? इस बीकर के अंदर कुछ भर लेते थे, है? क्या रहते थे भाई, ये बता दीजिए आप। अब हर चीज याद नहीं करा सकता हूँ, कुछ तो याद करके बताओ। अभी फरवरी मार्च में आपने एग्जाम दिया था, इस बीकर के अंदर क्या लेते थे? है? नहीं किया था, नहीं किया था। मैं बोला ना कि एग्जाम रियल में हो जाता है ना, फेल ही समझो, 50% फेल होते हैं लोग। हकीकत में सीबीएसई टाइप का, एनसीईआरटी टाइप का अगर एग्जाम हो जाए आपका, तो आप 50% लोग फेल हो जाओगे। और नीट का जो एग्जाम होता है भैया, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो एनटीए है, एचआरटीटी का, जो सीबीएसई एआईपीएमटी है, वो पीएमटी जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वही को उसी में मर्ज कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट कराता है, वो लोग होते सीबीएसई वाले होते हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप प्रबोध नवोध पढ़े हो भैया, लोग बेचारे गरीब टाइप के लोग हैं, बहुत कमजोर टाइप के, इनको दया करके इनको अलग पेपर बना के देते हैं। आप अगर मान के चलिए बोर्ड नहीं पढ़े हुए हो, तो एग्जाम में बोर्ड भी आएगा, एनसीईआरटी का भी आएगा, उससे हाई लेवल का आएगा। तो आप ये बोल के यहाँ निकल सकते हो क्लास में, नहीं पढ़े हैं सर। तो नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन तो आएगा भैया। नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेते थे, कोई बता सकता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एसिड लेते थे हम लोग, किसी ने अगर लिया होगा तो HCl लिया होगा, किसी ने H2SO4 लिया होगा। यस सर, यस सर, याद आ रहा है ना। यहाँ पे भी कुछ लिक्विड, एक द्रव भर लेते थे। क्या भरे थे बता सकते हो? नहीं, कोई KNO4 भरा होगा, कोई NaOH भरा होगा, या हम एक वर्ड में बोले कि यहाँ पे क्षार भर लेते थे, बेस भर लेते थे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर एसिड को यहाँ नीचे ही क्यों लेते थे, इसमें भर ले। तो यहाँ भरने से प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने स्टॉपर खोला, टूट गया, तो एसिड आपके हाथ पे गिर सकता है, जल जाओगे। यहाँ पे भर रहे हो, ये कहीं पे घूम गया और आप ऊपर एसिड गिर गया तो आप जल जाओगे। इसलिए एसिड थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो एसिड को हम लोग ब्यूरेट में कभी नहीं भरते हैं, एसिड को हमेशा बीकर में लेते हैं, या यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क भी बता देता हूँ, नहीं कहोगे क्या बक रहे हैं। कॉनिकल फ्लास्क ये ऐसे टाइप का होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। जो नहीं देखो, बाल्टी देखे हो, बाल्टी ऐसे होता है, ये देखो ऐसे ऐसे बाल्टी ऐसे ऐसे होता है, आप ऐसे टंगा लगा हो, देखिए बाल्टी में। जो नहीं देखो बता दो, सब दिखा देता हूँ। एसिड लेते हैं, यहाँ पे बेस लेते हैं। बेस इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे नुकसान नहीं होगा, जो साबुन है जैसे इस तरह से झाग होता है। ये एक सेटअप हो गया है। लेकिन एसिड ढेर सारा लेते थे, यहाँ पे क्षार लेते थे, इसी में कुछ 3, 4, 5 बूंद और कुछ मिलाते थे, शायद ये भी याद नहीं होगा। हाँ, क्या मिलाते थे? हाँ चलिए, नाम मत बताइए, बस ये होता था इसी में मिलाते थे हम लोग सूचक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर। इंडिकेटर मिलाते थे। वे इंडिकेटर आपको ऐसा कोई पदार्थ होता है, यौगिक होता है, जो अम्लीय माध्यम में एक कलर और क्षारीय माध्यम में दूसरा कलर दे। ठीक है, अम्लीय माध्यम में या तो रंगहीन हो या कोई कलर हो, क्योंकि क्षारीय माध्यम में कोई ना कोई दूसरा कलर जरूर दे, तो वो हो जाता है हमारा क्या, सूचक बोलेंगे। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास एक ले लेता हूं,
फिनोलेफ्थेलिन का नाम सुना होगा, इसे फिनोलेफ्थेलिन ले लेते हैं। इसकी क्या खूबी होती है कि ये जब अम्लीय माध्यम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है आपका, तो ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब ये क्षारीय माध्यम में जाता है, आपका बेसिक मीडियम में जाता है, तो क्षारीय माध्यम में भैया ये पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है, पिंक कलर। ये भी क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, उठा के देखिए कि आपका फिनोलेफ्थेलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का हो जाता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए चलिए एसिड लिया हुआ है हमने, एसिड को जब इसमें डाल दिया हमने, तो भैया एसिड में हमने सूचक भी डाल दिया, फिर कोई कलर चेंज नहीं होगा कि एसिड आपका रंगहीन होता है। भैया ये प्रैक्टिकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 12 का भले पढ़ा रहा हूँ, या देखिएगा ये फटाक से मैं कंपटीशन में आ रहा हूँ और नीट में आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिलता जुलता जरूर मिलेगा। या तो आपको विलियन वाले चैप्टर में मिलेगा पहला, या तो आपको मोल वाले चैप्टर जो पढ़ा रहे हो इसमें मिल जाएगा, या आपको आयनिक साम में पढ़ाऊंगा N1 V1 = N2 V2, पढ़े हो, कभी देखा भी होगा आपने, वहां आपको मिल जाएगा। या तो आपको पीएच निकालने में भी ये फार्मूले का यूज मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक बंदा भी बंदी से अगर स्किप हो गया ना, मेरा मेहनत 2 कौड़ी की हो गया। चलो वापस आ जाओ, ये ब्यूरेट था, यहाँ बीकर लिया, बीकर में हमेशा एसिड लेंगे क्योंकि हमको जलना नहीं है, ब्यूरेट में हम हमेशा क्षार भरेंगे, एसिड में हम एक सूचक मिला देते हैं, सूचक जो कि फिनोलेफ्थेलिन है, मान के चलो एक एग्जांपल जो कि एसिडिक मीडियम। भैया और बताऊंगा आपको सूचक, मेथिल ऑरेंज का नाम सुना है, उसको भी पढ़ाऊंगा, वो सारा डिटेल में मैं बताऊंगा आयनिक साम में। और एक जो क्वेश्चन आया हुआ था कि मेथिल ऑरेंज का पीएच रेंज क्या होता है, पीएच रेंज क्या होता है उसको समझ लीजिए कि जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो अम्लीय माध्यम में कैसा है, ये रंगहीन है, तो भैया ये जब क्षारीय माध्यम में जाएगा तो किस कलर में हो जा रहा है, पिंक कलर में। तो भैया ऐसे नहीं कि क्षारीय माध्यम तो 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा ना, 7 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्षारीय हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भैया 9 हो जाए 10 हो जाए तब कलर आए, कहाँ पे कलर आता है बढ़िया से शार्प कलर, 8 पे आता है कि 7 7.5 पे आता है कि 8.5 पे आता है कि 9 पे, तो एक रेंज होगा कि मैं बोलूंगा नहीं 8 से मान 7.5 से 8.5 के बीच में ही इसका कलर आता है, बात समझ रहे हो ना। तो वो पीएच रेंज हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का पीएच रेंज बताऊंगा, मेथिल येलो का पीएच रेंज बताऊंगा, वो सब सिलेबस में रहेगा इक्विलिब्रियम में। चलो इतना चीज क्लियर हो गई है। आप समझिए यहाँ पे कि भैया मान के चलिए यहाँ पे आपने एसिड लिया, ऊपर से आपने क्या डाला, क्षार को डाला, एसिड और क्षार के बीच में जब रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उदासीनीकरण। बिल्कुल सही है, उदासीनीकरण बोलते हो, है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन। और भैया बनता है लवण और जल बनता है। समझिएगा, फिर आ जाइए अपने प्रैक्टिकल पे कि भैया ये जो अभिक्रिया आप करा रहे हो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और इस जो आप लोग ये जो पराक्रम करवा रहे हो, ये पराक्रम को क्या बोलोगे, अनुमापन। तो कई बार एक बार देखा गया है कि अनुमापन में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अनुमापन में कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को कराया जाता है। आप समझिएगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ, यही पे अब ये कंपटीशन, ये नीट बन रहा है, ये टोटल नीट है। अपने दिमाग को एकदम हाइपर एक्टिवेट करके रखिएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 बता रहा हूँ, सुनिएगा कि आपने यहाँ पे जितना अम्ल लिया था उतना आपने यहाँ पे क्षार ले लिया। अब भैया इसको आपने खोल दिया, भैया पूरा का पूरा क्षार इसमें मिला, और मिलने के बाद जितना अम्ल था उतना ही क्षार वहां पे लगा और पूर्ण अभिक्रिया उदासीन हो गई। यानी अभिक्रिया पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ना तो उसमें क्षार बचा ना तो उसमें अम्ल बचा, और सिर्फ क्या बन गया वहां पे, और जल बन गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोल देंगे कि सर ये हो गया पूर्ण
उदासीनीकरण हो गया, पूर्ण उदासीनीकरण हो गया। अब देखिए, अब इसको देखिएगा कंपटीशन की भाषा में कि हम लोग जितना मोल एसिड लिए थे हमको उतना ही मोल विक्षार की आवश्यकता हुई, यानी इसका मोल दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ ना। तो भैया जब दोनों का मोल बराबर हुआ तो M1V1 एसिड का मोल है, अभी आपने बताया था मोल बराबर M × V बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पे आपका M2V2 हो जाएगा, किसका मोल हो जाएगा, ये बेस का मोल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पगला गया। तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया, पूर्ण उदासीनीकरण। आ रहा समझ में? ये दूसरी कंडीशन को समझिए आप कि अगर मान के चलिए आपने यहाँ पे एसिड लिया और यहाँ पे बेस लिया और आपने बेस को यहाँ पे डालना शुरू कर दिए, भैया पूरा का पूरा बेस चला गया लेकिन कलर नहीं चेंज हुआ, यानी कि आपका फिनोल्फथालीन डाला था, मान के चलिए आपने पूरा का पूरा बेस इसमें डाल दिया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, तो क्या निष्कर्ष निकला कि सर एसिड ज्यादा रहा होगा, आपने जो बेस को डाला है वो कम डाला होगा और आखिरी में उदासीनीकरण तो हुआ, जितना बेस था उतना एसिड का अभिक्रिया कर लिया लेकिन थोड़ा सा एसिड बचा रह गया है। तो ये कैसा उदासीनीकरण हुआ, अपूर्ण हुआ ना भैया, या इंग्लिश में बोलो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, बताएं जी। लेकिन अब इस कंडीशन में इनकम्प्लीट में भी दो परिस्थिति है, कंपटीशन चल रहा हो भैया, वो नीट है, वो नीट में वही तो क्वेश्चन बनेगा आपको। दो कंडीशन है कि जब उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने आरंभ किया तो दो कंडीशन हो सकता है कि उदासीनीकरण होने के बाद हो सकता है कि अम्ल बचा रह जाए या हो सकता है कि क्षार बचा रह जाए, दोनों हो सकता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर अम्ल बचा रह गया तो अम्ल ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा होगा किससे, बेस से। सुनिएगा, यही तो अभी आपका जो फार्मूला बनेगा वो गंदा फार्मूला बनेगा कि आप एसिड का मान लीजिए है M1V1 है। अच्छा एक यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समझाऊंगा और ध्यान दीजिएगा कि आपने एसिड लिया ज्यादा लिया और क्षार लिया कम लिया। भैया एसिड को, क्षार को जब एसिड में आपने डाला तो यहाँ का कुछ एसिड इस क्षार के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करने के बाद कोई रंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन भैया यहाँ पे ये जो आयतन आपने इतना लिया था इसमें क्षार भी मिल गया है, आयतन बढ़ जाएगा ना, पूरा पूरा विलयन तो तनु बन गया ना। तो अब पूछेगा कि ठीक है आप अपूर्ण उदासीनीकरण करने के पश्चात जब विलयन तनु हो गया तो बताइए बचा हुआ विलयन का सांद्रता यानी मोलरता क्या होगा, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझिएगा, आप यहाँ पे फार्मूला समझिएगा कि आपने एसिड मिला दिया, यहाँ पे देखो भैया एसिड में आपने क्षार को मिला दिया तो क्षार तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, माइनस, बोलो भाई माइनस करेगा, बेस हो गया ये बराबर। अब आपका जो अंत में बना हुआ विलयन होगा उसकी मोलरता, लेकिन आयतन तो ज्यादा हो गया ना जी, बोलो क्लियर हो रही है बातें। ये अम्ल और क्षार को उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, लेकिन कैसी अभिक्रिया के लिए है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा कि अगर मान लीजिए भैया बेस ज्यादा हो है किससे, एसिड से, तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, M2V2 माइनस M1V1 इक्वल टू MV1 प्लस V2 होगा। आ रहा है समझ में? हाँ अभी और मुझे बताना था लेकिन कहाँ बताया, जगह नहीं है, चलो मैं इसमें ले लेता हूँ, ऐसे करके आप नोट कर लीजिएगा। भैया ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया है जिसमें हमने दो कंडीशन लिया है और सेकंड कंडीशन में भी हमने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे जो और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिएगा आपने अम्ल को लिया, एसिड को लिया, आपने बोला गया कि हमारे पास एक एसिड है, उसकी सांद्रता है, उसका आयतन है, सांद्रता मतलब मोलरता की बात कर रहा हूँ, उसकी मोलरता है, उसका आयतन दिया हुआ है। उसी अम्ल में हमने जल मिला दिया है, वाटर को मिला दिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया
नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए आपको चाहिए एक अम्ल चाहिए और एक क्षार, हमेशा याद रखिएगा। आपने अम्ल लिया, अम्ल में जल मिला दिया, या आपने क्षार लिया, क्षार में आपने जल मिला दिया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है भैया, बल्कि ये डाइल्यूशन है। तनु कर रहे हो विलयन को, तनुता हो रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन के लिए देखिएगा कि कंडीशन ये है, मैं इसको नोट करके बता दे रहा हूं कि यदि एसिड या बेस में जल मिलाया जाए, देखो भैया यहाँ पे क्या होगा कि mv, ये एसिड हो सकता है, ये क्षार भी हो सकता है, बराबर m1 v1 बराबर कर दो, m कर दो, और लास्ट में v1 प्लस v2 कर दिया। ये जो v2 है ये किसका आयतन है भैया? जल का आयतन है। क्यों? क्योंकि पूरा विलयन आपका कैसा बन गया है? तनु बन चुका है ना, तो आयतन तो बढ़ जाएगा विलयन का। अब तीसरा कंडीशन, इसमें भी अगला जो कंडीशन होगा कि भैया हो सकता है हम एक अम्ल है, एक दूसरा अम्ल है, अम्ल को अम्ल में ही मिला दिया जाए, तो तब भी तो हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन नहीं कराया ना। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण होने के लिए क्या चाहिए हमको? अम्ल और क्षार चाहिए। हमने अम्ल को अम्ल में मिला दिया, या हमने क्षार को क्षार में मिला दिया, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अम्ल प्लस अम्ल मिला दिया, या हम कह सकते हो कि क्षार प्लस क्षार मिला दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान के चलिए ये अम्ल या क्षार पहला है, या प्लस इसमें हो जाएगा अम्ल और क्षार, ये कैसा है? दूसरा है, इक्वल टू m हो जाएगा, ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। भैया यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा कि अगर आपको अम्ल और क्षार होगा तो माइनस रहेगा, और अगर अम्ल अम्ल या क्षार क्षार रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो टोटल ये आपका एक मान के चलिए फार्मूला, यहाँ दो फार्मूला, यहाँ 3 4 5। कोई भी क्वेश्चन उठा के आप लाइए हमारे सामने, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को टाइट्रेशन मापन का यूज किया गया होगा या उदासीनीकरण हुआ होगा, 100% निकल जाएगा भैया। नीट का कोई भी एम्स लेवल का लाइए, इवन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपके पास डीपीपी है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नोट करिए पहले से, खूब अच्छे से नोट करिए। तो अगर 11 12 हम कमजोर रह गए ना, तो कंपटीशन निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज आप लोग फेस कर रहे हो, उसमें डांट खा रहे हो, या आप लोग इतना प्रेशर नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप लोग 2-3 महीना एकदम टेंशन में आ जाता है बंदा, नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ने लगता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत चीजें आप लोग नई पढ़ डालते हो, और उसी के बाद फट से आप कंपटीशन में आ जाते हो ना, तो आपकी आदत बनी रहती है प्रेशर लेने का, पढ़ाई करने का, और वो चीज़ इस बार हो नहीं पाया। तो 1-1.5 साल 2 साल का देखा जाए तो 11th भी ऐसे ही चला गया है। हाँ जी, 11th भी तो आप लोग ऑनलाइन ही चला गया होगा ना, और 12th भी ऐसे ही। 11th दिए थे क्या एग्जाम? 11th नहीं हुआ, 11th भी आपका ऐसा चला गया, 12th। लेकिन भैया देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो ये तो कमजोरी को दूर करने में ही तो भलाई है ना। हम अगर बहाना देते रहेंगे, एक्सक्यूज देते रहेंगे, अरे यार हम नहीं पढ़े 11th में, हम नहीं पढ़े 12th में, हमको नहीं पढ़ाया गया, तो ये क्या करोगे यार? जो पढ़ेगा वो निकल जाएगा। फिर एक्सक्यूज नहीं देना है अपने आप को, अपने को करना है। ठीक है, नहीं पढ़े थे, अब आप पढ़ाई करेंगे। जो भी किताब है ना, ये नवबोध प्रबोध में अगर पढ़ाई कर रहे हैं मुझे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। अब एक बार फिर से पढ़ो भाई, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हफ्ता भर है, 5 दिन, आप 1 दिन पढ़ाई कर डालोगे पूरे चैप्टर की। तो अगर हो सके तो एनसीईआरटी ले डालिएगा, 100-150-200 रुपए की किताब आती है, और एक ऑब्जेक्टिव की किताब ले लीजिएगा। ठीक है भाई, एनसीईआरटी इंतजाम करिए, क्योंकि आप लोग 11th-12th नहीं पढ़े हो तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एनसीईआरटी ले लेना भाई, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश ले लीजिए, नहीं हिंदी भी ले लीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत टफ है यार। एनसीईआरटी का हिंदी बहुत अजीब सा अजीब हिंदी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश लगिए। हो गया भाई, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसे।
क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन लिखिए। जीरो 0.5 मोलर तथा 0.5 मोलर तथा 100 ml HCl को NaOH के 0.4 मोलर, जब मोलर बोलना हो ना तो आप ऐसे जैसे है ना एम लिख देते हो ना, ऐसे लिखिएगा। 0.4 मोलर NaOH के साथ में पूर्ण उदासीनीकरण करने पर कितने आयतन NaOH की आवश्यकता पड़ेगी? कितने आयतन NaOH की आवश्यकता पड़ेगी? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो बताओ, ये किसी का है आंसर? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, किसी का आंसर आया क्या? हाँ जी, बोल, क्या बोले? पर्दा हटा के बोला करो ना, मुंह अंदर दबा के बोल दे तो समझे। बोलो भाई। एक 125। चलो भैया, एक ऑप्शन आ रहा है 125 क्या ग्राम ml, 125 ml बोल रहे हैं भाई। अगला कोई बताओ। कर क्या रहे हो? गुणा भाग नहीं आ रहा है तब तेरी की। बोलो। 125 कौन सा फार्मूला यूज किया भैया? कौन सा फार्मूला यूज करोगे? बोलो। या यहाँ पे कौन सा यूज करूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? क्यों? हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है? पूर्ण उदासीनीकरण। काहे नहीं आ रहे रे तुम लोगों का? लड़कियों काहे नहीं कर पा रहे रे? पीछे से एकदम नहीं कर पा रहे कोई भी? हाँ, आराम से, एकदम सिंपल सा तो है। M1V1 M2V2। ये आपका एसिड हो गया और एसिड दिया हुआ है HCl है। ये आपका बेस हो गया और बेस दिया हुआ है आपका NaOH है। एसिड का दिया हुआ है, M की वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? 100 दिया है। इसकी मोलरता दिया है 0.4 दिया है। इसका आयतन निकालना है, पता नहीं कैसे नहीं निकाल पा रहे। 50 बटे, ये मान लो दशमलव हट गया, 500 बटे 4 हो जाएगा। तो ये 500 का हल्का दो भैया, 4 का नाम 4 हो जाएगा। 2 चला गया इधर, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20, 125 ml। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं कर पा रहे हो जी? हाँ, ये हल्की नहीं कर पाई है, नहीं कर पाई हो तुम। क्यों हुआ? तो उसकी कॉपी जा कर, तो पीछे से तीनों भैया बताओ, तीनों लोग पीछे से बताइए, आपने किया क्या? नहीं कर पाए हो? क्यों? सबसे पीछे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहे हो? एकदम शांत हो गए हो आप लोग, ना हो ये शांत, ये खतरनाक बन जाएगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अभी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है भैया? साफ साफ दिख रहा है कि पूर्ण उदासीनीकरण कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। जीरो 0.3 मोलर तथा 200 ml HNO3 में
जल मिलाकर सांद्रता 0.2 मोलर बना लिया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? हाँ जी 300। चलो भैया आंसर आने लगा। 300 क्या ml। बहुत बढ़िया। 1 मिनट का भी, और इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, ये भी बता रहा हूँ। ये तो एकदम फ्लैट आपको सिर्फ सिखाने के लिए, फार्मूले को यूज करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन और भी टफ आएगा, वहां सांद्रता नहीं दिया रहेगा, वहां मोल दिया रहेगा, हो सकता है वहां भार दिया रहे, तो आप भार को मोल में, मोल को सांद्रता में बदलना पड़ेगा आपको। सुस्त हो रही है लड़की, नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ जी 300 ही आ रहा है सबका। पीछे, सबसे पीछे बताओ बढ़िया, आपका आया क्या? कितना नहीं आ रहा है इधर बॉयज? 300 बोलो भैया, क्या बोल रहा है? 300 नहीं आ रहा। कितना? 300। इधर से भैया आप फर्स्ट रो में बताइए। 300 ओके। पीछे बोलो भाई, 300 आ गया सबका। अरे यार कुछ लोग एकदम ब्लैंक हो जाए, पीछे जो तीनों बैठे हुए हैं। नहीं हो रहा, रुको आ रहा हूँ भाई। क्या आपको क्वेश्चन में सिर्फ अम्ल है ना जी? और अम्ल में क्या मिला रहे हो आप? जल मिला रहे, उदासीनीकरण थोड़ी हो रहा है। कई लोग ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, M1V1 = M2, इधर पूरा पूरा यही यूज कर रहे हैं। कैसे यहाँ उदासीनीकरण था, यहाँ तो ये वाली कंडीशन है ना, यदि एसिड या बेस में क्या मिलाया जाए, पता नहीं कैसे यूज कर रहे हैं भाई, तो आफत हो गया है। अगर फार्मूला में लिखा हुआ है आपके सामने और फार्मूले को आप यूज करना नहीं सीख रहे हो, तो बहुत ही गलत हो रहा है। ये लगेगा ना जी फार्मूला, तो पहले गलत कर रहे हो भाई। एम बताइए कितना है? 2। आयतन कितना है इसका? 200 ml है। इसकी सांद्रता कितनी है? V1 देखो, ये वाला आयतन है कितना, और ये क्या हो जाएगा भैया? इसको भाग दे दो, 0.3 गुणे 200 बटे 0.2 कट गया 300 बराबर 200। अरे गजब, किसी का आंसर नहीं आया हुआ है। बहुत बढ़िया, 300 आएगा सर जी। हाँ महामारी प्लेग फैल गया 300 का। कैसे 300 आया रे? है? कैसे 300 आ गया सबका? बाप रे बाप, बुरा भाग नहीं आ रहा है। तो महामारी के जैसे 300 एक आंसर आया, पूरा महामारी फैल गई। हाँ 300 आ गया, 300 आ गया, पूरा क्लास 300 बता रहा है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है तो हम बोलते चलो ठीक है 300 ही आएगा। हाँ तो ये 300 कैसे आया था? हाँ अच्छा, सब यही वाला कर दिए हो, बहुत बढ़िया। कम से कम वो बहुत अच्छा बोली है कि सर वो वाला फार्मूला यूज होगा। सिर्फ एक जवाब अच्छा आया था, भले वो आंसर नहीं निकाले थे, लेकिन ये जरूर बताते थे कि सर ये वाला फार्मूला। सही क्यों आगे नहीं बोली वो? बस यही होना चाहिए भैया, जो उन्होंने जवाब दिया ना, आप जब क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसमें डाटा क्या है और हमको यूज क्या करना है। बाकी तो कैलकुलेशन है। आपने सही बोला था कि सर ये वाला फार्मूला होना चाहिए, और बस आपको यूज क्यों नहीं किए? फिर यूज कर लेते हैं, आंसर आता, आपका सबसे अलग आंसर आ जाता। पूरा महामारी फैल गया 300 का भैया, बाप रे बाप, इतना खतरनाक जो है। हाँ पेंडेमिक हो गया भाई 300। किसी का आंसर नहीं आया पूरे क्लास में। कैसे 300 आया सर? ये वाला क्यों यूज कर? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इसे को ले लेते हैं सर, ऐसा टाइप का क्या? अरे जो क्वेश्चन है जो यूज होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि जल मिलाया जा रहा है उसमें।
ये तो अभी लिखा हुआ है फार्मूला आपके सामने, जब नहीं लिखा रहेगा तो कैसे करोगे? एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्या करवाऊं क्वेश्चन आप लोगों को, समझ ही नहीं आता है। देखिए 0.03 मोलर तथा 200 ml HNO3 में 0.02 मोलर तथा 300 ml HCl को मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रण का मोलरता क्या होगा? प्राप्त मिश्रण का मोलरता क्या होगा? इसका तो आंसर आ ही जाना चाहिए। कितना बताया हूं भैया? सेकंड वाले का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है एकदम हमारे क्लास में नमूना है। आयतन नहीं समझ में, आयतन को लीटर और लीटर को आयतन, आयतन को सांद्रता बताते हो यार भैया। आयतन का मात्रक ml होता है। हाँ, तो ml कहीं लिखा रहे तो वो आयतन होता है। क्या होता है? वो आयतन होता है। इसका तो आंसर आ ही जाना चाहिए भैया। क्लास का फ्लो नहीं बन पा रहा है अभी आपका। मेरी एक आदत है भैया, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा। मेरा ऐसा नहीं कि मैं प्लान करके आया हूँ आज मुझे इतना ही पढ़ाना है और आपको समझ में आए कि ना है मैं उतना छाप दूंगा, नहीं होता है मेरे से। आप जितना रिस्पांस दोगे मैं उतना अच्छा स्टैंडर्ड आपको बढ़ाता जाऊंगा। रिस्पांस कम दोगे, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप रिस्पांस दे देते ना तो मैं आपको इसी को ग्राम वाले क्वेश्चन बना देता। नहीं आया रिस्पांस, इसलिए मैं प्लेन बता रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं दूंगा, डीपीपी बनाऊंगा तो उसमें दे दूंगा आपको। ये वाला आना चाहिए भाई। 0.02 आंसर आ रहा है 2.4, आंसर आ रहा है 0.02। या मोलर टेप लिख दिया करो 2.2 2.4 सपोर्टर मिल रहे हैं बस महामारी में पहले तो कितना मोलर बोला हूँ यार? 0.01 बोला हूँ, 0.03 बोला हूँ, 0.03 मोलर। दूसरे पे 0.03 में 0.02 मोलर इसके प्राप्त मिश्रण का मोलरता क्या होगा? नहीं फर्क पा रहा है। तो आपका छाप तो कैसे आपने समझ गया? डिस्कस मत करो भाई, आंसर तो आया नहीं, डिस्कस क्यों कर रहे हो? मैंने आंसर निकालो फिर डिस्कस करो। टाइम हो गया है, जल्दी बता दो। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो। नहीं समझ पा रहे हो यार, टाइमिंग गलत है बताने की। मुझे अभी नहीं पढ़ाना चाहिए था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि आपका 10th क्लास का भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप यौगिक को ये नहीं पहचान पा रहे हो कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो नॉलेज होता है मैं पढ़ाता आपको अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी, लुईस,
मिला रहे हैं बताएं? इसमें हम लोगों वो मैडम बोल रहे आप सर में क्षार को मिला रहे हैं, ये गलत बोल रहे थे ना, बाद में सही बोला तुमने। या हम लोग को अम्ल में मिला रहे हैं तो क्या उदासीनीकरण हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना, सिर्फ क्या हो रहा है, तनु कर रहे हैं मिलियन को। तो आपको यहाँ पे हम एक अम्ल है, ये देखो एक दूसरा अम्ल है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा, मैं बार बार हर क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा ना जी। आप 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको डिफरेंट। ये कितना मोलरता है? 0.03 है। कितना एमएल है भैया? 200 एमएल है। और ये कितना मोलरता है? कितना एमएल है? 300 एमएल है। एम हो गया 200 प्लस 300 हो गया, ये हो जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, ये 3 दूला 6 आ जाएगा, 2 3 6 ये आ रहा ना, ये आपका 500 हो जाएगा, यानी कि 12 बटे 500 आया, ये आ रहा ना। अब इसको काट दो भैया, 5 5 दूना 10 और 5 चौको 20, कितना आया? ये 2.4 बड़े 10 को खाते हुए 2 मोलर है, या इसको 2 हम और कर दो 0.024, इतना मोलर आएगा। किसी का आया था क्या? वेरी गुड, ठीक है। हाँ नहीं आया वाला है ना, मेहनत की जरूरत है। ये भी टॉपिक आपका खत्म हो गया है। जब आप बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बाकी जब आएगा तो आप लोग करिएगा, आप लोग छाट पहचानिए। वहाँ तनुता हो रहा है कि उदासीनीकरण हो रहा है? भैया उदासीनीकरण होगा तभी माइनस वर्ड यूज करोगे आप। मैं कई लोगों को कॉपी देखा हो कि m1 v1 माइनस m2 v2 कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं करिए आप, पहले यौगिक को देखिए, यौगिक को देखने के बाद पहचानिए कि वो अम्ल है कि क्षार है, कि क्षार क्षार है, कि अम्ल अम्ल है, कि अम्ल में जल मिलाया जा रहा है या क्षार में जल मिलाया जा रहा है। इतना तो नजर रखनी पड़ेगी आपको। अगर ये भी नहीं पहचान पाओगे तब दिक्कत हो जाएगी आपको। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिएगा जाके क्वेश्चन को तलाशिएगा। किताब है तो किताब से भी, गूगल से भी तलाश कर सकते हैं, यूट्यूब में नहीं गूगल पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइट्रेशन इन हिंदी पे टाइप करिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइट्रेशन इन हिंदी फॉर नीट। आपको देख लीजिए ढेर सारे क्वेश्चन निकल के चले आएंगे, उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन लिख लीजिएगा तब सॉल्व करिएगा, और ओरिजिनल में करिएगा। ओरिजिनल को मैंने एक कॉपी बनाए होंगे, लिख लिख के सॉल्व करिएगा। ये नहीं क्वेश्चन देखा वहां से सॉल्व कर दिया, ऐसा ना मत करिएगा, दोबारा से भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा उसको। ठीक है, जब तक आपको और किताब नहीं है गूगल की मदद लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कम से कम 50 क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि कल क्लास तो है नहीं मेरी, मंडे को होगी कि नहीं होगी नहीं पता, क्योंकि कल तक में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है।